हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर सीरीज। तो इससे पहले हम लोग ये चैप्टर शुरू करें, हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा रिप्रोडक्शन में? रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करा, द प्री रिप्रोडक्टिव फेज, देन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हम लोगों ने पढ़ा गैमेट फॉर्मेशन, oogenesis, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना, सेकेंडरी oocytes का बनना। फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हाउ द स्पर्म एंड oocyte फ्यूजेस इन एम्ब्यूलरिस। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि पार्चुरेशन कैसे हुआ, जेस्टेशन कैसे हुआ, फाइनली डिलीवरी कैसे होती है बेबी की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने वाले हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर वर्किंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इट शुड बी हेल्दी एंड इट शुड बी नॉर्मली फंक्शनिंग। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू WHO, see, this reproductive health is not related to only your reproductive organs functioning. It is also related to your social outlook, your emotional outlook, your physical and behavioral. All these health are important as far as reproductive health is concerned. तो reproductive health जब हम बोलते हैं कि what is mean by reproductive health, so a person is reproductively healthy when his outlook towards the social, the physical, the emotional, the behavioral change is same, or you can say it is okay. Otherwise the person cannot be called as a reproductively healthy person. तो ये चैप्टर इसीलिए भी इम्पोर्टेंस है, वाई? बिकॉज सी दे आर मोस्ट ऑफ द क्राइम्स विच इज हैपनिंग इन द यंगर एज। 30 साल के बाद लोग थोड़े क्राइम कम करते हैं, एटलीस्ट इट इज नॉट मच रिलेटेड टू द सेक्शुअल अब्यूज और सेक्शुअल क्राइम्स। सो द यंगस्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम अ सेक्स एजुकेशन, and this was the reason why the NCERT has introduced this chapter in your syllabus. So ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले आज जो पहले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हो गया कि आप सोशली, मेंटली, फिजिकली हेल्दी रहो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहो। पर वो हेल्थ को अचीव करने के लिए, in order to achieve that particular health, in order to access that health, what we need to do or what our country is doing, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? See, we know that कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 125 करोड़, and it is increasing day by day and so on. लेकिन अब इस ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए there is very much difficulties. आप देखते हो IITs के लिए सीट कम होते हैं, मेडिकल के लिए सीट कम होते हैं, wherever you go you have to compete. ये सिर्फ प्यून के एग्जाम के लिए 1 करोड़ MSc के बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने के लिए। There are many PhD scholars who are sitting in a home and doing nothing. So the one of the reason for all this is the growing population. So if the population will grow same way, but no, the opportunities are limited. So one have to look forward to decrease. See, we cannot decrease the population, but we have to maintain the population. We have to make sure कि population और ज़्यादा नहीं बढ़े। ठीक है, तो इस बारे में इंडिया में है, वो उन्होंने 1951 में ही इंडिया ने इसमें काम शुरू करा। फैमिली प्लानिंग बोल के एक प्रोग्राम चलता है इंडिया में, जो 1951 से ही चल रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर जो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों को बताती है कि यू हैव टू सी, दे आर मेनी नॉन गवर्नमेंटल एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैरिजेबल एज ग्रुप के लोगों से मिलती है, उनको बर्थ कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या मेथड है वो बताती है, ग्रोइंग पॉपुलेशन के बारे में बताती है, ग्रोइंग क्राइम्स के बारे में बताती है, वो शिक्षित करती है, एजुकेशन देती है। ठीक है, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्स केयर करती है, जो कि हेल्प करती है सो दैट ओवरऑल सोसाइटी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव हो सके। नेक्स्ट इज हाउ टू अवेयर द रिप्रोडक्शन और हाउ यू कैन अचीव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप अवेयर कैसे करोगे पॉपुलेशन को, कैसे मेक श्योर करोगे कि आपकी जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सके। तो इसमें सबसे पहले मैंने तरीका बताया कि प्रिंट मीडिया हो जाए या वीडियो का मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया हो, इससे क्या करना है, हमें लोगों को शिक्षित करना है, हमें लोगों को बताना है व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाउ वी कैन अचीव इट। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं स्कूल में। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल इज
very much compulsory in many European cities और यूरोपियन कंट्रीज, बट इट इज़ नॉट सो कॉमन इन इंडिया। पर इंडिया में भी ऐसे कई सारे स्कूल हैं जहाँ पे सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। सेक्स एजुकेशन जो है वो किन बातों में बांटा जाता है? सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया जाता है। जो मेल है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। देन विल मेक देम अंडरस्टैंड कि एडोलेसेंस क्या होता है। जब एक लड़का या लड़की व्हेन इट रीचेस टू द एज ऑफ 13 और 14 उनके बॉडी में 90 से 95% ग्रोथ हो रहा होता है। They are attaining the puberty. They have a different changes in their body. The girls are reaching to the menstruation period. The boys are having the heavy, the beards are coming. They trying and feeling all these different kind of changes in their body. तो ये adolescence के changes के बारे में उनको समझाना होगा। Next is we have to make them understand about the safe and hygienic sexual practices. हमें उनको STDs के बारे में बताना होगा, sexual transmitted disease के बारे में बताना होगा। उसके अलावा sex abuse and sex crime. Less than 14 age के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं that we have found that they are under these sexual crimes. So this is very important. The child, it is very important to give the sex education in school so that these all aims could be achieved. So that a girl or a boy who is not studying biology or studying mathematics or commerce and arts or whatsoever, but they have a little idea about what is reproductive health or what is reproduction, and they should have an idea about what their body is. ठीक है? तो giving sex education is very important to adolescent boys or girls. दूसरा क्या तरीका है? एजुकेटिंग द फर्टाइल कपल। हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे अचीव कर पाएंगे जब हमारे रिप्रोडक्टिव एज के जो एज ग्रुप है उनको हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो जो मैरिड कपल्स हैं उनको एक्चुअली बताया जाता है, समझाया जाता है अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड्स। डिफरेंट बर्थ कंट्रोल मेथड्स है जिनके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। देन टेकिंग केयर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। अभी इंडिया में ऐसे बहुत सारे सोसाइटी है, बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमन का ध्यान नहीं रखा जाता, जहाँ पे दो बच्चों के बीच में डिफरेंसेस, अंतर नहीं रखा जाता। ठीक है? अब गर्ल इज लाइक दे आर टेकन एज अ ग्रांटेड फॉर अ चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन। सो हमें इस सोच से बाहर निकलना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर मदर्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर मदर्स एंड हर प्रेगनेंसी। उनको अच्छी डाइट देनी चाहिए, आयरन रिच फूड देनी चाहिए, इस में मेंटेन करनी चाहिए। देन हमें जो है वो कपल्स को ये बताना चाहिए कि चाहे आपको लड़का हो या लड़की हो, देयर इज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अभी आज के समय में नोबडी डिस्टिंग्विश कि आपके पास लड़का है या लड़की है। If it is a girl or it's a boy, they all have the equal opportunity to achieve in their life. ठीक है? तो ये बताना बहुत जरूरी है कपल्स को। Then next important फाइबर is the breast feeding. अभी जो न्यूली मदर्स होते हैं they do not know about much about the breast feeding, पर उनको ये बताना जरूरी है that this breastfeed is very important. It contains all the essential vitamins, minerals, antibodies जो कि बच्चों को हेल्प करते हैं फाइट करने के लिए बहुत सारे डिजीजेस से। अब आजकल लैक्टोजेंस और बहुत सारे ऐसे बेबी फूड मार्केट में आ गए जो कि आराम से मिल जाते हैं। एंड नाउ अ डेज वुमेन डजंट वांट टू ब्रेस्ट फीड देयर चाइल्ड। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी इट डजंट मैटर इफ इट्स अ पुअर वुमन और रिच वुमन, यहाँ पर वो अंतर ही नहीं है। सो हमें चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, द गायनेकोलॉजिस्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो समझाए मदर्स को दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीड। Compulsorily, according to WHO, it is compulsory that a woman should feed a child until the 6th month. 6 मंथ तक बाहर का पानी भी नहीं देना है, सिर्फ दूध ही पिलाना है। एंड आफ्टर 6 मंथ लिटिल लिक्विड फूड कैन बी अलाउड फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा हमें ये देखना है कि ये सब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने की जो प्रोसेस है उसके लिए हमें चाहिए क्या। मतलब ये सब तो तरीके जिससे अचीव कर सकते हैं, पर इसके अलावा हमें चाहिए एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर। वी नीड अ बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल्स, we need expertise, we need best gynec and we need more of the gynecologist women. Then we need some material supports. So we need infrastructure, expertise, material support ताकि हम लोग प्रेगनेंसी को टेक केयर कर सके, डिलीवरी हॉस्पिटल्स में की जा सके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ाई और उसको समझी जा सके। उसके अलावा अबॉर्शन को टेक केयर किया जा सके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया जा सके, और इनफर्टिलिटी, कपल्स हु आर नॉट एबल टू बियर चाइल्ड दे आर कॉल्ड इनफर्टाइल, तो उस इनफर्टाइल से डील करने के लिए IVF और डिफरेंट प्रोसेस के बारे में बताया जा सके। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो सिर्फ क्रिएटिंग अवेयरनेस नहीं है, वो सिर्फ
बताना नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए या जानकारी प्राप्त नहीं करना है। हमको क्या करना है, उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको भी डील करना है। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये सोचता है कि हो सकता है कि किसी वुमन को अबॉर्शन के लिए जाना है, हो सकता है कि जो टीनेज प्रेगनेंसी, हो सकता है कि जो 40 इयर्स के बाद वुमन वांट्स टू हैव अ बेबी। तो देयर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स, देयर कुड बी मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, सो देयर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स कैन कम अकॉर्डिंग टू दिस। तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास मेथड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कि नेक्स्ट टॉपिक इज एमिनोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, सी नाउ इट इज नॉट वेरी कॉमन, पर इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी कि 3 मंथ के अंदर क्या करते थे। सी एमिनोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें एमनियोटिक सैक से कुछ लिक्विड निकाल करके हम लोग पता करते हैं कि बच्चे को कोई जेनेटिक डिजीज है या नहीं। एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, एमटीपी होती है, जिसके अंतर्गत इफ द बॉडी बेबी इज नॉट ओके, इफ द बॉडी इज हैविंग जेनेटिक डिजीज, तो 3 महीने के अंदर डॉक्टर्स के पैनल से डिस्कस करके बेबी को ड्रॉप कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। पर इस चीज़ को बहुत सारे सोशल लोग हैं उसको यूज करते हैं कि इफ अ चाइल्ड इज बेबी गर्ल देन दे वांट टू टर्मिनेट द बेबी। तो इसके खिलाफ बहुत सारे ऐसे रूल्स आए हैं, बहुत सारे तरीके आए हैं जिससे ये फीमेल फिटिसाइड्स को रोका जा सके। तो एमिनोसिंथेसिस को आपको बेबी को पहचानने के लिए नहीं है, यू कैन नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बॉडी, यू शुड नॉट डू दैट। Why? Because for a girl, for a boy, for anybody, there is an equal opportunity. Now you cannot decide that who should come to your family. एक लड़की को आना है या लड़के को आना है, you cannot decide that. ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट ने है उन्होंने एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक रूल बनाया है जिसमें इट इज इलीगल टू अबॉर्ट योर चाइल्ड जस्ट बिकॉज योर चाइल्ड इज अ गर्ल। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली एमिनोसिंथेसिस का, इसमें बस पता करते हैं कि क्या बेबी को कोई जेनेटिक डिजीज है। अब ये जेनेटिक डिजीज क्या हो सकते हैं, ये जेनेटिक डिजीज हो सकता है क्राइडो-चैट सिंड्रोम हो गया, या फिर पेटाउ सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, टर्नर सिंड्रोम है। तो इस तरह का अगर कोई जेनेटिक डिजीज है देन the parent or the couple can go for the termination. Otherwise it is very much illegal to abort a child just because it's a female child. नेक्स्ट पार्ट इज एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है सहेली। ठीक है, तो ये सहेली को बेसिकली डिजाइन करा था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जो बुक में नहीं है। सहेली इसका नाम बहुत अच्छा नाम है। सी जस्ट बिकॉज इट इज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसका कुछ भी क्या बोलते हैं उसका कि साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसको बेसिकली लेना होता है वंस इन अ वीक। जैसे एग्जाम्पल समझो दैट द मंडे योर पीरियड हैज स्टार्टेड, तो द डे विच इज पीरियड स्टार्टेड दैट इज कॉल्ड डे नंबर 1 अकॉर्डिंग टू आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उस डे नंबर 1 को बेसिकली हमें क्या लेना है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेना होता है। देन एवरी वीक मंडे को हमें ये लेना है। तो ये इसका नाम सहेली इसलिए भी है कि ये ना सिर्फ आपका एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसके अलावा ये ऑस्टियोपोरोसिस को भी रोकता है और ये वुमेन हेल्थ को भी टेक केयर करता है। सो इट ऑल्सो हैव अदर बेनिफिट्स ऑल्सो अदर देन बीइंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव, इसलिए इसका नाम सहेली रखा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द स्ट्रैटेजीज। तो हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। तो अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से काम करे, उसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे। अच्छे से काम करे पर साथ ही साथ आप इक्वली जो है फिजिकली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली हेल्दी रहना जरूरी है, तभी आपको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज हम लोग अपने सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं। तो वी कैन एजुकेट आवर स्टूडेंट्स, we can educate our youngsters, we can educate our fertile couples जो कि मैरिजेबल एज में है। हम लोग गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिंट मीडिया, वीडियो, टेलीविज़न, ऑडियो, रेडियो, इन सब के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं। देन ये सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें डॉक्टर्स का ग्रुप, हमें एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं जो कि प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, टर्मिनेशन, इनफर्टिलिटी को डील कर सकते हैं। ठीक है, so this is all about the topic. Then we talk about the amniocentesis, which is not truly should be done in the India, but there are different places where it is still doing, but illegally it should not be done. So that is the reason. So this is all about the topic. I hope कि ये topic आपको समझ में आया होगा. We'll see you in the next lecture. Thank you very much for watching.